हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। नीट पे जीत सीरीज का अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर के कंसेप्ट एड ऑन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसमें, उसके एक्सप्रेशंस को समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है वो भी समझेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने इसके वन शॉट वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ओवरऑल चैप्टर का, तो आप वन शॉट वीडियो एक बार देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये समझना जरूरी है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, जहां पे भी ए बी लिखा हुआ है, ये भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर प्रोडक्ट which is equal to the product of the magnitudes of a vector and b vector and the cosine angle between them. If theta is the angle between a vector and b vector, then a dot b is equals to ab cos theta. इस पे वेक्टर नहीं लगाना है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ a है, a वेक्टर एंड b वेक्टर है। ठीक है, और cos थीटा क्या है? कोसाइन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको विजुअलाइज करते हैं कैसे हुआ। तो अगर ये सपोज दो वेक्टर्स है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है, और ये है इनके एंगल थीटा। ठीक है, तो जो ए बी कॉस थीटा होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि हमने जो जब डॉट प्रोडक्ट किया है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है ना, कि एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो पहले तो समझो कि स्केलर क्वांटिटी आने की इसका आइदर या फिर सिर्फ डायरेक्शन होगा या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई एक ही चीज होगी, है ना। तो ये वर्क, एनर्जी, पावर में हम ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो वर्क जो है ना, वो भी दो वेक्टर क्वांटिटी से बना है, लेकिन है वो स्केलर। तो वर्क को डिफाइन करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर स्केलर प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये जो बी वेक्टर है, इसको मैं इस लाइन में लिखूं, अगर ए वेक्टर के साथ जीरो एंगल बना के लिखता हूं, तो ये कौन सा हो जाएगा? बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। बी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक बी कॉस थीटा, एक ऊपर आएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में दो अलग अलग वेक्टर्स के या तो उसके कंपोनेंट्स या फिर वो वेक्टर को प्रोडक्ट करके हम लिखते हैं, वैसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो भले ही ए और बी दोनों ही वेक्टर है, लेकिन इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब हमें जो मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगी, मीन्स ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो वैसे ही वर्क भी है, तो उसे भी समझेंगे आगे, बट इसके अभी डॉट प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं पहले। सो देयर आर सम स्पेशल केसेस व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर और दो बी वेक्टर हमने पढ़ा है, वो दोनों पैरेलल होंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसके बीच में जो एंगल होगी थीटा, उसकी वैल्यू जरूर 0 डिग्री है ना। अगर मैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये भी तो पैरेलल ही है, क्योंकि इसके बीच का, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ऐसा जब सीन हो कि जब टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तब क्या हो जाती है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 कितनी हो जाएगी? कॉस 0 हो जाएगी 1। अभी अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो क्या आ जाएगा? ए बी
cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो सिर्फ हम a और b का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया जब पैरेलल होंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स के केस में, अच्छा यूनिट वेक्टर्स आया कहां से? तो a वेक्टर लिखो, चाहे कोई भी वेक्टर लिखो, उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, है ना, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो जब यूनिट वेक्टर्स का, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हो जाती है क्या? 1 हो जाती है। मीन्स i कैप डॉट i कैप ये हो जाएगा 1, j कैप डॉट j कैप ये भी होता है 1, ठीक है, k कैप डॉट k कैप ये भी होता है 1। क्यों 1 होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझ में आ जाएगा। a वेक्टर, i वेक्टर क्या है? ये x के अलोंग है, तो x के अलोंग i भी है और दोनों i x के अलोंग ही है, तो एंगल फिर से हो गया क्या? 0, cos 0 लग जाएगा तो आ जाएगी 1, है ना। तो वैसे ही j का भी है। लेकिन जब भी कोई दो वेक्टर्स हो अलग अलग, जैसे कि i कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट i कैप, राइट, फिर i कैप डॉट k कैप, कुछ भी आप करो तो वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। जो भी अगर दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्यों 0 होती है? इसका आंसर आपको ये इस वाले में मिल जाएगा सेकंड केस में, कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होगी कि थीटा इक्वल्स टू हो जाती है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री यानी कि कॉस थीटा दैट इज कॉस 90 डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। कॉस 90 कितनी हो जाती है? 0। तो इसका मतलब जब मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर करूं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 0, दैट इज a b cos 0, cos 0 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। इसीलिए जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो या फिर परपेंडिकुलर हम कहते हैं, तब क्या हो जाएगी? यूनिट वेक्टर्स को भी हम 0 लिख सकते हैं, कि दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 होती, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। पैरेलल तो समझ लिया, एंटी पैरेलल में क्या होती है? पैरेलल है लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल है। इसका मतलब थीटा कितनी हो जाएगी बीच में? पैरेलल में 0 डिग्री है, एंटी पैरेलल यानी कि एक वेक्टर इस तरफ दूसरा वेक्टर इस तरफ, तो बीच का एंगल जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री और 2 पाई। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1, है ना। कितनी होती है? -1। तो cos 180 की वैल्यू अगर -1 होगी तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा? a b cos 180 डिग्री विच वैल्यू इज -1, यानी कि a डॉट b आ जाएगा -ab। समझ में आ गया क्यों होता है ना। cos थीटा, अब cos थीटा या sin थीटा जो होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 से लेके +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो एक मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। तो sin थीटा का अगर मैं बताता हूं पहले, तो sin थीटा का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होता है ना, साइनोसॉइडल कर्व। इसे क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल कर्व। अच्छा, इसमें मैंने जो कहा था कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, इसकी जो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से लेके -1 के बीच में ही होती है। 1 कब होती है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। -1 कब होती है? जब थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये साइन के केस में मैं आपको समझाता हूं कि साइन जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। जब साइन 90 डिग्री होती है तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज +1, ठीक है। फिर क्या हो जाती है यहाँ पे? 1/2, और फिर आती है, सॉरी, फिर ये तो 0 ही होगा, है ना, इसकी वैल्यू 0 होगी और इस जगह पे आएगी -1। तो साइन की जो वैल्यू है ना वो +1 से लेके -1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। कॉस का भी सिमिलर है।
लेकिन कॉस का जो कर्व है वो स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है। कॉस 0 में उसकी वैल्यू होती है 1 + 1, ठीक है। कॉस 180 में उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो +1 से -1 तक कॉस की भी वैल्यू क्या होती है, वैरी करती है। मीन्स उसका जो रेंज है, कॉस फंक्शन का रेंज है वो +1 से -1 हो रहा है। तो यहाँ पे -1 कब होता है, कॉस थीटा -1 कब होती है, जब थीटा = 180 डिग्री होती है, ठीक है। जब एंटी पैरेलल हो रहे हैं दो वेक्टर्स, ठीक है। ये बस मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि इसके बाद भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ना ऐसे सोच के बिना सॉल्व किए उस सिर्फ ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू की रेंज अगर आपको पता है, साइन थीटा के फंक्शन की रेंज अगर आपको पता है, तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, x + ay, xi कैप + ayj कैप + az k कैप, वैसे ही b को bxi कैप + byj कैप + bz k कैप। अभी इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो वी कैन सिंपली राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू axi कैप + ay j कैप + az k कैप प्रोडक्ट bx i कैप + by j कैप + bz k कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म उससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला उससे, फिर ये वाला इससे। तो axi कैप विल बी मल्टीप्लाइड विथ होल bxi कैप + byj कैप + bz k कैप प्लस ayj कैप फिर होल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, bxi कैप + byj कैप + bz k कैप, ठीक है। फिर से प्लस az k कैप विल मल्टीप्लाइड विद ये पूरा, ठीक है। अभी देखो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, पहले तो ये वाला टर्म इससे अगर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिल जाएगा ax bx इंटू आई कैप डॉट आई कैप, समझ आ गया। वैसे ही अगर मैं ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा हमें, ax by इंटू आई कैप डॉट जे कैप। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर ऑपोजिट किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही हो, प्रोडक्ट हो रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब हमें इस पूरे मल्टीप्लिकेशन पूरे टर्म्स में से हमें वही वाले टर्म मिलेंगे जहां पे यूनिट वेक्टर सेम हो, यानी कि axi कैप डॉट axi कैप इंटू bxi कैप, ये वाला हमें टर्म मिलेगा, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। वैसे ही प्लस ay j कैप जब by j कैप से मल्टीप्लाई होगा तभी हमें 1 मिलेगा, बाकी दोनों टर्म में 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स अलग अलग हैं। तो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं ay by इंटू जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। वैसे ही az bz इंटू के कैप डॉट के कैप, ठीक है। अभी आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली अगर मैं 1 पुट कर दूं तो हमें जो मिलेगा a डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, लिखता हूं मैं, वो आएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। आ गया
सिंपल सा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब पढ़ते हैं वर्क के बारे में, ठीक है। तो वर्क क्या होती है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस. This should be displacement, right? Through some displacement in the direction of the applied force. If there is no displacement, there will be no work done. तो work done क्या होती है कि किसी भी फोर्स के वजह से, सपोज एक फोर्स अप्लाइड हुआ हो किसी बॉडी पे, और उस फोर्स के वजह से उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ हो, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है उस बॉडी की, तो हम क्या बोलेंगे कि इस फोर्स ने कुछ वर्क किया. वर्क इज डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑन दिस बॉडी. ठीक है, ये होता है सिंपल सा वर्क डन का कंसेप्ट. ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ लेकिन फोर्स है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, तो सपोज मेरे पास, अभी मैं आपको ये भी समझा दूंगा ना कि वर्क को पढ़ने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट को क्यों जाना था, क्योंकि वर्क क्या है वो देखो पहले. तो सपोज एक ब्लॉक है जिस पे F फोर्स लग रही हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में. इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हुई है, किधर हुई है? यहां से लेके यहां तक ये डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, तो अभी कुछ एक वर्क से इसे खींचा गया है ना. तो अभी देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है? सपोज हम कर लेते हैं थीटा. ठीक है, तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज F cos थीटा, है ना. तो सिमिलर है ना डॉट प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था. तो इसीलिए वर्क डन जो होता है, भले ही वो ये क्या हो जाएगा? F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लिखते हैं F S cos थीटा, है ना. तो ये वाला कंपोनेंट देखो F cos थीटा S. सो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के साथ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन, है ना. तो इसीलिए वर्क डन को समझने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट समझना जरूरी था. अच्छा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर. ठीक है, न्यूटन मीटर. इसे हम जूल भी कहते हैं और अर्ग्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है, ये तीनों यूनिट में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो लिखते हैं वो जूल लिखते हैं. ओके, नाउ इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml² T-2. ये कैसे निकाला जाता है? ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमने पढ़ चुका है. ओके, तो फिर डिटेल्स में नहीं जाते. डायमेंशन होती है ml² T-2. वर्क की जो डायमेंशन होगी ना, एनर्जी की भी सेम ही डायमेंशन होती है. ठीक है, एनर्जी की भी यूनिट हम जूल में ही लिखते हैं. तो ये भी मैं बता चुका हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में. तो वर्क की डायरेक्शन क्या होगी? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना. वर्क की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ नहीं होगी, क्योंकि वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर एंड वर्क इज सिमिलर टू दैट. सो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसकी नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी. ठीक है, अभी वर्क डन जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो वर्क डन भी हो सकता है. भले ही उसमें फोर्स हो, लेकिन फिर भी फोर्स होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन हो सकता है. कैसे, उसे समझते हैं. नेचर ऑफ वर्क डन क्या होती है? ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है. कैसे? तो पहले तो वर्क डन क्या होती है? वर्क डन को हम लिखते हैं F S cos थीटा. ठीक है, तो सारा जो खेल है ना ये इस एंगल का है, इस cos थीटा का है. कैसे मैं बताऊं कि cos थीटा की जो रेंज होती है वो क्या है? -1 से लेके +1 तक होती है. तो -1 से 0 के पहले तक जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, और 0 से लेके +1 तक जो वैल्यू वो सारे क्या है? पॉजिटिव है. इसीलिए वर्क डन नेगेटिव, 0, पॉजिटिव तीनों हो सकती है मैथमेटिकली समझे तो. ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, है ना. तो
पॉजिटिव वर्क डन कब कहेंगे, जब कॉस थीटा की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो एंड 1 के बराबर या 1 से कम हो, तो सारे वैल्यूज जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, तब वर्क डन को हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दूंगा, तीनों केसेस पहले करा देता हूँ, फिर इसके एग्जांपल दूंगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन को आप विजुअलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव वर्क डन यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या है, -1 से लेके 0 तक होगी, है ना। तब क्या होगी, वर्क डन को हम तब लिख सकते हैं नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नाउ जीरो वर्क कब कहेंगे, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा हो जाती है बराबर किसके, 90 डिग्री के। सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्या होगा, ये वो पॉइंट है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि अगर आप बकेट को लेके, है ना, अगर जैसे एक कूली हो गया या फिर आपने कोई सामान अपने सर पे उठाया हो और आप सीधी चल रहे हो, तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपका परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, तो आपने कोई वर्क डन किया ही नहीं, भले आपने 10 किलोमीटर ऐसे ही चल लिया हो, है ना। तो इसलिए थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन वर्क डन इज 0। ठीक है, तो जैसे कि एक वेट लिफ्टर हो गया, इसका एक एग्जांपल देता हूं कि व्हेन वेट लिफ्टिंग होती है, ये एग्जांपल याद रखो। वेट लिफ्टर क्या हो गया, उसने क्लीन एंड जर्क ऐसे करके वो वेट उठाया हो अपने लाइक कंधों पे या फिर ऊपर में, तो इसने क्या किया है, इसकी एक तो देखो इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन से इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर ये वेट उठा के चल भी लेता है तो भी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कौन सा एंगल बनाएगी फोर्स के साथ, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन को समझते हैं कि सपोज एक बॉल है, पहले तो उसे इस बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, इसे ऊपर फेंका गया और फिर ये घूम के वापस नीचे आ रही है। ठीक है, तो पहले इसे ऊपर फेंका गया, फिर अभी ये नीचे आ रही है सेम बॉल। तो जब ऊपर फेंका गया तो इस पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, सपोज mg, है ना, यही है फोर्स। इसका जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये है फोर्स वाला वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, दोनों का एंगल बीच में क्या हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। जब बॉल नीचे आ रही है तब क्या हो रही है, फोर्स तो अभी भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी इस बार नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बना वो क्या बना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव +1 यानी कि पॉजिटिव वर्क डन। और यही बॉल को अगर मैं जमीन पे ऐसे ही रख दूं, है ना, तो फोर्स तो लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर ही नहीं है, तो उसके बीच का एंगल भी नहीं होगा कुछ, है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, वर्क डन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे वेट लिफ्टर वाला एग्जांपल लिया, उसमें क्या हो रही थी कि जो वर्क डन है वो परपेंडिकुलर हो रही थी डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो रही थी डिस्प्लेसमेंट में, थीटा हो जा रही थी 90 डिग्री, कॉस थीटा हो जाता 0, दैट्स व्हाई वर्क डन इज 0। ओके, तो अभी समझ में आया कि वर्क डन भले ही एक स्केलर क्वांटिटी है बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्या है, फोर्स को हमने माना है कांस्टेंट, बट अगर फोर्स वेरिएबल हो, वो अगर फंक्शन हो
कोई भी एक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स भी वैरी करता जा रहा है, तो उसकी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगी, है ना। सपोज ये फोर्स की कर्व है कि ये ऐसे वैरी कर रहा है। अभी वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन में तो हमने फोर्स को कांस्टेंट माना था, तो अभी वर्क डन हम कुछ इस तरह से निकालेंगे कि वर्क डन जो होगी कि अगर मानते हैं कि सपोज यहां से लेके यहां तक के बीच में वर्क डन निकालना है, इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालना है, तो सपोज इसे नेम देते ए बी सी डी, तो इसकी वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, बाय एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, राइट। तो वर्क डन हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए लिख दो पूरा क्लोज्ड। तो जब डिस्क्रीट फंक्शन होगा, डिस्क्रीट फंक्शन में मतलब कि अगर फोर्स कुछ ऐसे वैरी कर रहा हो, ठीक है, तब तो हम इजीली एरिया निकाल देंगे, है ना। कैसे निकाल देंगे, ये शेडेड पोर्शन के एरिया निकाल देंगे, कैसे कि इस रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, फिर इस रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बट अगर ऐसा कर्व्ड रीजन हो तो एरिया कैसे निकालेंगे इसके नीचे का। तो जब हम बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो हम जब बना रहे थे, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि कंटिन्यूअस कर्व जब होती है, जब कंटिन्यूअस सिस्टम होती है, तो उसका जो समेशन होता है कंटिन्यूअस थिंग्स का, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसीलिए जब अगर ऐसा कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो क्या करते हैं हम, एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है, छोटा सा पोर्शन लिया, तो इसने छोटे से पोर्शन में देखो जो फोर्स होगी वो क्या है, कांस्टेंट है। हम कंसीडर करते कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने ले लिया क्या, dx, ओके। अभी अगर मैं फोर्स को f डॉट dx अगर मैं इंटीग्रेट करूं फ्रॉम a से लेके b तक, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, पूरे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। शेडेड रीजन यानी कि ये पूरा टर्म, एरिया अंडर द कर्व, एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व हमें मिल जाएगा। तो उसे कैसे लिखते हैं, f डॉट dx, ओके। तो दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ, इन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ f डॉट dx वेयर लिमिट a से लेके b तक, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, है ना। तो इससे भी हम वर्क डन को डिनोट कर सकते हैं। और अगर डिस्क्रीट हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ द फोर्स इज वेरिएबल। पावर, सो व्हाट इज पावर, power of a person or a machine is defined as the time rate at which work is done, okay। तो पावर बेसिकली क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है, पावर ऑफ अ मशीन और एक सिस्टम, उसकी पावर कितनी है कि कितना वो काम कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब work done at some time taken, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं W बाई T। पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, What is the unit of power? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर ही है, क्योंकि पावर की यूनिट जो होती है उसे हम लिखते हैं वॉट में। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, दैट मीन्स इट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ओके। तो ये जो निकला ये क्या है, हम कंसिडर करते हैं एवरेज पावर, ठीक है, W वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने बताया था, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकाले हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर dW dt, ठीक है। dW को कैसे लिख सकते हैं, F डॉट
ds है ना, dt, f डॉट ds है, ds dt यहां पे क्या है, अगर मैं f को ऐसे लिखूं, ds dt ऐसे लिखूं, तो ये ds dt क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, सो वी कैन राइट f वेक्टर डॉट v वेक्टर, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट है तो हम सिंपली लिख सकते हैं f डॉट v को f v cos theta. So this is how instantaneous power can be written in terms of force and velocity, f v cos theta. तो इसकी यूनिट हमें पता चल गई कि क्या होती है, वॉट। एक और यूनिट क्या होती है इसकी डायमेंशन क्या होती है, m l स्क्वायर t माइनस 3, है ना। करके देख लो, वर्क डन की यूनिट है ml स्क्वायर t माइनस 2, नीचे एक t है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 3, ये हो गई इसकी डायमेंशन। ओके, तो पावर हमने समझ लिया। तो कोई भी मशीन का, सिस्टम का जो पावर होती है उसे क्या कहा जाता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड इट्स यूनिट इज वॉट। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स ऑन अ बॉडी is independent of the path followed by the body and depends on the initial and final position only. तो एक मैं सिंपल सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, समझ में आएगा कि A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है। A से B तक कोई पार्टिकल को मूव करने के लिए वो सपोज कि 3 पाथ फॉलो करती है, एक ये वाली पाथ, एक ये वाली पाथ और एक ये वाली पाथ। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। कंजर्वेटिव फोर्स तब कहा जाता है कि जब वर्क डन क्या है, चाहे वो कोई भी पाथ फॉलो करे, चाहे वो पहला पाथ फॉलो करे, दूसरा सेकंड पाथ फॉलो करे या थर्ड पाथ फॉलो करे, इन ऑल दिस केसेस वर्क डन इज सिमिलर और वर्क डन इज इक्वल। सो अगर सपोज मैं कंसिडर करता हूं वर्क डन इन पाथ 1 इज W1, ये W2 एंड दिस इज W3। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, उसे हम लिख सकते हैं W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। दैट मीन्स F डॉट DL फॉर पाथ 1 फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू F डॉट DL A टू B path 2 A to B F dot DL और DS DL कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी सिमिलर, चाहे कोई भी पाथ फॉलो करे, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल, तभी उसे कहा जाता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर एक क्लोज लूप में मूव कर रहा हो, वर्क डन बाय अ पार्टिकल और वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ क्लोज लूप, तो एक बार वो क्या हुआ, क्लोज लूप यानी कि A से B तक गया, फिर B से वापस A तक आया, तो ये जो पाथ फॉलो किया, सपोज A C B B D A। ओके, तो ये क्या हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहां तक आ गया, तो वर्क डन इसे कहा जाता है इन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसे कहते हैं हम जीरो। ठीक है, वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। उसे कैसे लिखेंगे, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगी, वर्क डन बाय A C B तक जाने के लिए, A C B तक प्लस B D A तक, यही तो होगा टोटल वर्क डन, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वर्क डन इन दिस पाथ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी डी ए। तो हमने समझा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है। अब आगे समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी
sorry, this should be non-conservative. A force is said to be non-conservative if the work done by or against the force on moving the body depends on the path between the initial and final position. तो जैसे कि हमने देखा था कि A and B अगर ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन होता है, अगर वर्क डन इस पे पाथ पे डिपेंड करे कि वर्क डन पाथ के साथ साथ चेंज होता जाए, सपोज दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2, और अगर वर्क डन चेंज होता जाए पाथ के साथ साथ, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, जिसके वजह से इस वर्क डन हो रहा है, उसे हम कहेंगे क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स. तो इस केस में क्या होता है कि वर्क डन डिफरेंट होगी, हर एक पाथ में डिफरेंट होगी, है ना. सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सिंपल सा कंसेप्ट था. एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी. तो एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. राइट. किसी भी बॉडी का कैपेसिटी, वो कितना वर्क कर सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, उसे भी हम जूल ही लिखते हैं. ठीक है, जूल. एंड एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है. एनर्जी की जो डायमेंशन है वो वर्क के सिमिलर है, दैट इज mL²T-2. ठीक है. तो एनर्जी तो हो गया कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी के दो टाइप होते हैं क्या, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी एनर्जी इन अ मूविंग बॉडी, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो जो एनर्जी पोजेस करेगा उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसे हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, है ना, कि वो किस पोजीशन पे है, एक ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे. इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट आगे के स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे. तो अभी तक ये समझो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप होती है. तो अभी आगे बढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे. उससे पहले ये जूल, ये इसकी यूनिट और ये इसका डायमेंशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग निकाले थे कि कैसे निकाल सकते हैं, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, mL²T-2. ओके, आगे बढ़ते और जानते हैं कि अच्छा एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. अभी आगे बढ़ते और जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. मोशन के वजह से जो बॉडी मोशन के बॉडी के मोशन या फिर पार्टिकल के मोशन के वजह से जो एनर्जी उसमें आएगी उसे हम कहते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी को विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो आप सिंपल से समझो कि एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि क्या होती है कि कोई आपने ईंट देखी होगी, राइट, ब्रिक्स. तो अगर एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के ऊपर रखा जाए तो सिंपली बहुत सारा आप रख सकते हो, बट वही आप रखने के लिए अगर आप उसे दूर से, मैं सोचे कि आप ऊपर से नीचे गिरा के आपको क्या लगेगा कि मुझे तो रखना ही है तो मैं ऊपर से ही रख देता हूं, है ना. तो आपने जैसे ही रखा वो क्या हुआ, नीचे होके टूट गई. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने उसे रिलीज किया इसमें क्या आ गई, मोशन आ गई. उस ब्रिक में क्या आ गई, मोशन आ गई. इस मोशन के वजह से इसमें एक एनर्जी आया, इसी एनर्जी के वजह से ये टूट गया. ओके. और एक एग्जांपल, तो जब एक गन के अंदर एक बुलेट होती है, ठीक है, सपोज ये एक गन है और इसके अंदर एक बुलेट है, तो अभी तो ये रेस्ट पे है. फिर क्या होगी, जैसे ही ट्रिगर होगा तो ये बाहर निकलेगी विथ सम काइनेटिक एनर्जी. तो अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई. क्यों, क्योंकि इसमें अभी मोशन आ गया. तो कुछ भी यहाँ पे ट्रिगर हुआ हो, जो बारूद है उसने इसे एक वेलोसिटी दी जिसकी वजह से ये आगे मूव करी और इसमें मोशन आया,
तब जाके इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी मोशन में होगी तब भी काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन में होगी यानी कि उसमें कोई भी वेलोसिटी होगी तब भी उस पार्टिकल या उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर दिस टू फॉर्म, या तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जो दूसरा एग्जाम्पल था बुलेट वाला, वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में लाने के लिए जो भी वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसे रोकने के लिए मींस उसके वेलोसिटी को धीरे 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 कम करके रेस्ट में लाने के लिए भी जो वर्क डन किया जा रहा है वो भी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आइदर इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ mv²। It depends on the mass and it depends on the square of the velocity। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी जो एनर्जी की यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है, दैट इज जूल। ओके, एनर्जी की जो डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी की भी वही डायमेंशन है, ml²T-2। ओके, और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा एक रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन, ये मैं पहले आपको मैथमेटिकली समझाता हूं, फिर आपको इसका फिजिकल मीनिंग समझाऊंगा। तो पहले हम जानते क्या है, मोमेंटम क्या होती है, मास टाइम्स वॉल्यूम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है, एक मोमेंटम का टर्म है। तो अगर मैं हाफ p²/m, क्या किया हूं मैं कि मैं एक m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हूं। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर मैं एक ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, m² v² हो जाएगा। mv क्या है, p, तो m² v² के जगह पे मैं p² लिख दूंगा एंड डिवाइडेड बाय 1m, है ना, ये m है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी की तभी हो सकती है जब उसमें मोमेंटम है ना। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर मोमेंटम किसी बॉडी में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, it can be represented as the net work, that is W equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy, और इसे work energy theorem in 1D भी कहा जाता है, 1 dimension। ओके, नाउ इसको कैसे लिखे, पहले तो समझाता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। कि टोटल वर्क डन एक बॉडी में उसके थ्रू आउट जो मोशन है या फिर थ्रू आउट द सिस्टम जो भी वर्क डन हुआ वो कैसे पता चलेगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी से अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटाएंगे तो जितना जो भी होगा वो हो जाएगा उसका नेट वर्क डन। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं कोई भी एक बॉडी को मैं फोर्स दिया हूं, कुछ फोर्स लगाया हूं उस पे, तो वो उस पे क्या होगी, जो रेस्ट पे थी उस पे कुछ एक मोशन आ गई, अभी वो कंटिन्यूअसली मूव की है। ठीक है, फिर से मैं सेम बॉडी को रोकने के लिए कुछ रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, है ना। रिटार्डिंग फोर्स यानी कि उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा रहे ताकि वो
रुक जाए, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी एक दो पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उससे अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को घटाएंगे, अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब हमने उसकी वेलोसिटी घटानी स्टार्ट की, ओके, उस टाइम पे क्या काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब हमने उसे कुछ वेलोसिटी दिया, पुश किया, तो ये जो टोटल वर्क हमने किया है वो इससे पता चलता है। ओके, सो वी कैन राइट हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। ये क्या है, यह है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं हाफ m कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इससे इस पे बेस्ड अगर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आए जिसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी है, वर्क डन निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। एक चीज़ और दिमाग में रखने वाली बात ये है कि हम जैसे इस वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कहा कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक बॉडी, जो कि एक बॉडी पोजेस करती है, कब, जब ये डिपेंड करता है उसके पोजीशन पे, है ना, उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम mgh लिखते हैं, है ना, तो ये क्या होती है कि आप अपने अगर किसी बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी हाइट पे रखो तो ये डिपेंड करता है उस डिस्टेंस पे कि वो उस अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो क्या है, इससे ना स्टोर्ड एनर्जी कही जाती है। क्यों स्टोर एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी चीज को स्टोर कब करते हैं, जब उससे बाद में उसे कुछ स्पेंड करना पड़ा इसीलिए स्टोर करते हैं, है ना। कोई भी चीज है जब हम स्टोर करते हैं इसका मतलब क्या है कि उसे हम बाद में स्पेंड करेंगे, है ना, उसे हम बाद में खर्च करेंगे या फिर बाद में यूज करेंगे। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड एनर्जी होती है और फिर उस एनर्जी से कन्वर्ट होती है किसी और एनर्जी में, है ना। तो एक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, आर्चरी इवेंट, है ना। तो जब भी आप देखो, आप एक बो एंड आर्चर को देखो तो वो अपने बो से अपने एरो को उस पे लगा के स्ट्रिंग से वो खींच रहा होता है, तो एक पॉइंट पे वो रुकता है ना, इस पॉइंट पे तो वो स्टेबल है। फिर जैसे ही वो इसे रिलीज करेगा वो एरो क्या होती है, उस पे एक वेलोसिटी आती है और वो भागने लगती है। तो ये जो मोमेंट है इसमें क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही इसने रिलीज किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करने लगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ओके, तो ये दो टाइप के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको भी समझेंगे। पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं एक, सी दिस। तो जब तक उसने इसे पकड़े रखा था, स्ट्रिंग को पकड़े रखा था, तब उसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। फिर धीरे से देखो, ये जब वो निकली है, एरो निकली है, तो इसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। सी दिस, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, then the potential energy changes into kinetic energy and the arrow started to move. Gravitational potential energy क्या होती है ये? Gravitational potential energy of a body is and the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth. ठीक है, अच्छे से समझे तो the amount of work done, जो वर्क डन एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाने के लिए जितना वर्क डन किया गया, वो वर्क डन कैसा था, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो जो फोर्स है उस बॉडी पे वो नीचे की ओर लग रही है, हमने उसे ऊपर उठा के रखा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई है उस हाइट पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
carrying the body from a surface of the earth to its present position against the gravitational force of earth is stored in the body in the form of its gravitational potential energy. इसे हम VH भी कहते हैं, ठीक है। V क्या है? V फंक्शन ऑफ H यानी कि हाइट पे डिपेंड कर रही है। तो सपोज एक बॉल है, ठीक है, इसे जमीन से H हाइट पे रखा गया है। तो अभी यहां से यहां तक जाने के लिए जितना वर्क डन किया है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? W। वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसे हम लिखते हैं V, विच इज इक्वल्स टू mgh। और ये वर्क डन जो है ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पे नीचे ही लग रहा है, दैट इज mg, इसीलिए mgh। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फंक्शन ऑफ H, मींस H जैसे जैसे वैरी करता जाएगा H पे डिपेंड करेगा। ये H अगर ज़्यादा हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, H अगर कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ओके, नाउ हम इसमें पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि ये अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है कि ग्रेविटी जो है, लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g, ये क्या होती है? हाइट के साथ साथ ये भी चेंज होते जाती है ना। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ अभी चेंज नहीं हो रही है फॉर अ स्मॉल हाइट, मीन्स बहुत ज़्यादा जब हम हाइट नहीं ले रहे हैं तब। ओके, नाउ अगर मैं फोर्स निकालूँ तो फोर्स क्या हो जाएगी इस केस में? दैट इज dV/dH हो जाएगा ना। ये mg क्या है? mg फोर्स है, तो mg इक्वल्स टू v/h। और अगर h वेरिएबल है तो किसी स्मॉल पॉइंट के लिए अगर फोर्स निकालो तो दैट विल बी dV/dH, और साथ में एक माइनस साइन। अच्छा, माइनस साइन क्यों हुआ? क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, नीचे की तरफ है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव कंसीडर किया। ओके, नाउ जब आप इस बॉल को छोड़ देते हो, यहां से छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे पकड़ के रखा था, अभी मैंने ड्रॉप कर दिया इसे, तो ये नीचे गिरेगी, है ना। नीचे गिर रही है, खुद ब खुद नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, हमने तो कोई वर्क डन किया नहीं है ना। हमने सिर्फ वर्क डन किया ऊपर लाने में, नीचे फेंकने में कोई वर्क डन नहीं किया। तो इसमें एनर्जी कहाँ से आई? तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी क्या हुई? कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एंड दैट्स गिव द बॉडी द मोमेंटम एंड इट इज मूविंग डाउन, है ना। तो मैं आपको समझाता हूं इजीली। मैथमेटिकली अगर बात करें तो जस्ट ड्रॉप होने से पहले, बॉल जस्ट ग्राउंड में टच होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो हमने फ्री फॉल में पढ़ा था ये कि उसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू √2gh, यही तो होती है। ओके, सो v स्क्वायर, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? √2gh से, है ना। तो v स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2gh। अभी इसमें अगर मैं एक हाफ और m मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा? तो देख लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर, इस तरफ भी एक हाफ m मल्टीप्लाई करो तो हाफ m इंटू 2gh। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। हाफ m v स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। mgh क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर थी वही स्टोर्ड एनर्जी अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मींस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये नीचे आई है, और ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के वजह से। ओके, सो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू mgh इन दिस पर्टिकुलर केस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्प्रिंग एंड मास वाली कंसेप्ट है ना। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या क्या आ गया कि हमने इसमें कंसीडर किया है कि इस स्प्रिंग जो है ये मासलेस है, ठीक है, इसकी कोई मास नहीं है। तो अच्छा, अभी हम जनरली स्प्रिंग के बारे में क्या जानते हैं कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वापस से उस पोजीशन में आने की, है ना। उसकी टेंडेंसी यही होती है, और जिस फोर्स से हम उसे खींचते हैं सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो अप्लाई करती है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो अप्लाई करती है और वो
फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कि कितनी दूर उसके मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। तो ये जो टेंडेंसी है उसकी, ये जो फोर्स है कि ताकि वो रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये कर सके, वो रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसे कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो सपोज एक मासलेस स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगी हुई है और ये इसकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन मीन्स मैं x इक्वल्स टू 0 मानता हूं, ठीक है, जस्ट एक ओरिजिन मानता हूं। इसके बाद क्या हुआ कि इसे कुछ फोर्स से कुछ एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो ताकि इसकी मीन पोजीशन 0 से हो गई x, है ना। तो अभी इसकी जो रेस्टोरिंग फोर्स होगी वो उसकी टेंडेंसी क्या है, वापस इस तरफ आने में, है ना। तो वापस इस तरफ आने में जो टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। और डायरेक्शन मैंने लिया है -f क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है ना, इसलिए नेगेटिव फोर्स हम बोल सकते हैं, राइट। अभी देखो, तो जब इसे इलोंगेट करके यहां पे रखा गया तब इसमें क्या आ गई, इसमें हो गई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब जैसे ही हम क्या करें, कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि जैसे इस ब्लॉक को इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो ये वापस पीछे आएगी, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन जैसा होने लगता है ना। यही तो कॉमन सेंस कहता है और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जितना ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जब यहां से इसे रिलीज कर दिया गया तब क्या हुआ, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट x इन नेगेटिव x डायरेक्शन में चली गई और अभी जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो कि इसे मोमेंटम दिया एंड इट मूव्ड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। फिर से वापस क्या हुई, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने लगी, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स है ऐसा रिपीट होता रहेगा, है ना, रिपीट होता रहेगा। यानी कि एक बार ये ब्लॉक जो है ये मीन पोजीशन से एक बार इस तरफ जाएगी, फिर वापस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसे वेलोसिटी मिल गई तो वापस इधर चली जाएगी। चूंकि वेलोसिटी उसकी ज्यादा है तो वो मीन पोजीशन पे रुक नहीं सकती है, वो और थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकेगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक वाइब्रेशन होता रहेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा वाइब्रेशन इसमें होता रहेगा, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स हम क्या जानते हैं कि -f इक्वल्स, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, ओके। एंड वी कैन राइट f इक्वल्स टू, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट kx, तो f इक्वल्स टू -kx हम लिख सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को कहा जाता है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया पता चल रहा है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट को थोड़ा समझते हैं। तो k इक्वल्स टू -f/x, ये लिख सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा तब जो फोर्स होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, वो भी ज्यादा होगा। ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो तो स्प्रिंग उतना स्टिफर होगा, है ना, बहुत हार्ड होगा। उसे स्टिफर मीन्स उसमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू इलोंगेट इट, है ना, बिकॉज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज हायर। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट इज मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट हो गई। अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन, सपोज हम करते हैं कि इस ब्लॉक को dx डिस्टेंस मूव किया गया, राइट, बाय सम फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है। और ये किसके अपोजिट फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई किया गया। सपोज हम कंसिडर करते हैं दिस इज Fa,
ओके, एंड दिस इज एफ आर, दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे कि वर्क डन बाय द फोर्स विच इज अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू अ डिस्टेंस dx, इसे ही कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है, वो वर्क डन है बाय द कौन सा फोर्स, एफ ए dx, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स को कैसे लिखेंगे, kx लिखेंगे, है ना। क्यों kx लिखेंगे, क्यों माइनस kx नहीं लिखा, क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स का ऑपोजिट है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है, फोर्स भी हमने उसी तरफ अप्लाई किया, तो माइनस नहीं लिखेंगे, है ना। अगर रेस्टोरिंग फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स, तब हम माइनस पुट करेंगे, है ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी दैट इज dx, दिस इज dw, ओके, dw, ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन। अभी देखो, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम 0 टू w एंड फ्रॉम 0 टू x, तो हमें क्या मिलेगा, k, ये तो बाहर रहेगी, इंटीग्रेट किसका होगा, सिर्फ x dx का, ओके, जिससे हमें मिल जाएगा 1/2 k x स्क्वायर, है ना, एंड दिस विल बी w। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें क्या मिल गई, हाफ एक्स स्क्वायर, है ना, 1/2 के एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट हाफ एक्स स्क्वायर, इट्स 1/2 के एक्स स्क्वायर, जो कि स्टोर हुई है कुछ इस जगह पे। फिर ये क्या होगी, जैसे इसे हम रिलीज करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में, और फिर ये इस तरफ मूव करेगी, एंड दिस इज हाउ ये कंटिन्यूअसली मोशन इसका होता रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया फॉर अ स्प्रिंग दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर। नाउ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विथ डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट, हम कह सकते हैं विद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको हम स्टडी करेंगे। तो सपोज करते हैं वही स्प्रिंग वाली सिस्टम है, कोई एक स्प्रिंग वाली सिस्टम है, इसमें ब्लॉक जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये है इसकी मीन पोजीशन जिसे हम मान लेते हैं A। जब इसे डिस्प्लेस किया जाता है एट सम पोजीशन x, ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x, इसे हम मानते हैं B, और जब ये वापस आती है, मतलब जब कंप्रेस होती है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही यहाँ से रिलीज होगी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये अपने मीन पोजीशन को छोड़ के और पीछे जाएगी और कुछ इस जगह पे आएगी, तो इसे हम मान लेते हैं C पॉइंट। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, -x है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले तो देखो एट B पे क्या हो रहा है, तो B पे क्या हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना। ये जो है पोटेंशियल हमने जब जैसे ही खींचा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई x, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी निकाला, क्या मिला हमें, 1/2 के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज 0, और पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसको हमने बस पकड़ के रखा। अब जैसे इसे रिलीज किया, इसमें कुछ मोमेंटम आ गया, क्यों आया, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो एट ए जब वो फिर से मीन पोजीशन को पहुंचती है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो हो गई 0, है ना। फिर उसके पास क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। सिंपल सी बात है। अभी देखते हैं कि जब C को जाती है एट C, वापस जब C को गई, अब देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, -x। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 के -x² विच इज अगेन 1/2 के x², ठीक है। इस केस में भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे C पॉइंट पे पहुंची है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। सिंपल सी बात थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी की कर्व, ये है काइनेटिक एनर्जी की कर्व,
ओके, नाउ जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंची तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी की, मैं लिख देता हूं कि ब्लू वाली काइनेटिक एनर्जी की, ये ब्राउन वाली ये है पोटेंशियल एनर्जी की कर्व। ओके, तो उस समय पे सी में क्या दिखा था हमें, सी में क्या दिखा था हमें, सी में दिखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पे है 0, है ना, काइनेटिक एनर्जी सी पे 0 है। अभी देखो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंचती है एट पॉइंट ए, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम हम और अच्छे से लिख सकते हैं वी मैक्स स्क्वायर। तब इस पॉइंट पे जस्ट उसके मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस समय, मैक्सिमम है। तो जब पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है देन पोटेंशियल एनर्जी 0, है ना। देखो एट ए पे ये हो रहा है, फिर बी पे चेक कर लो, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो ये था रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का विद द डिस्टेंस इन द स्प्रिंग। अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे फोर्स की, रेस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या वेरिएशन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस रिलेशन के बारे में, तो जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी वाली कर्व है और ये पोटेंशियल एनर्जी वाली कर्व है, तो इसमें क्या हो रहा है, भले ही ये वैरी कर रहा हूं एट सेम टाइम में, काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, बट जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, वो है कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली चेंज हो रही है, बट दोनों का जो सम है वो कंजर्व्ड है, राइट। तो टोटल एनर्जी जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, तो अच्छा इसका मोशन, स्प्रिंग वाला मोशन कैसा हो जाएगा समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी से वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो ये जो है जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होता जाएगा। अच्छा, जो स्प्रिंग की जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं एक कर्व बनाता हूं, ये फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो देखो फिर से जैसे स्प्रिंग वाली बात अगर कंसीडर करें तो ये सपोज ये स्प्रिंग हम कंसीडर करते हैं एंड ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है 0। तो जब 0 से ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, जब ये x इक्वल्स टू 0, तो जब डिस्प्लेसमेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से ज्यादा होगा तो f क्या हो जाएगी, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स यानी कि f क्या हो जाएगी, लेस देन 0 एंड दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, राइट। मैग्नीट्यूड कुछ आएगा, बस डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन किस तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, रेस्टोरिंग फोर्स ऑब्वियसली इस तरफ काम करेगी, है ना। ओके, नाउ इफ, तो हम लिख सकते हैं ना कि 0 से अगर ज्यादा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स देखो नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये क्या है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स का कर्व है। ओके, नाउ जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब फोर्स भी 0 होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 तो फोर्स भी 0। अब अगर है डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगी, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के, लेस देन 0 यानी माइनस एक्स लिखता हूं, दैट इज प्लस के एक्स। माइनस एंड माइनस ये कट जाएगी, राइट, माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट सिर्फ फोर्स इक्वल्स टू के एक्स। तो जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, सो दिस विल बी द रेस्टोरिंग फोर्स इस केस में। तो ये कर्व किसका है, माइनस के एक्स का। अगर इसका मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं, ठीक है, तो सपोज मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं इस पोर्शन के लिए,
तो इसका क्या एरिया निकलेगा, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये है -x, ये है f। ओके, तो इसकी जो एरिया निकलेगी वो क्या निकलेगी, एरिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस में क्या है, -x इंटू हाइट। हाइट क्या है, f क्या है, -kx। तो इससे क्या आ जाएगा, सॉरी f तो यहां पे पॉजिटिव है तो हम सिर्फ +kx लिखेंगे। सो वी कैन सी दैट -1/2 kx²। ये क्या आ गई, वर्क डन। एरिया अंडर दिस कर्व, ये क्या बताता है हमें, वर्क डन। ये वर्क डन किसका वर्क डन है, तो वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। इससे पहले जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, वर्क डन निकाले थे, वो किसके ऊपर था, वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, है ना, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। तो देखो बस सिंबल चेंज, बाय जस्ट साइन चेंज हुआ है ना, -12 kx²। अगला टॉपिक क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो जैसे टोटल एनर्जी की बात कर रहा था जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में कि वो कांस्टेंट रहती है, तो उसे ही हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मेजर्ड इन जूल, एनर्जी है तो इसकी जूल में ही मेजरमेंट होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट, कंजर्व्ड होगी। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, K + V = कांस्टेंट। अब दो चीज हमें जो दिमाग में रखने वाली बात ये है अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, दैट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डिपेंड करता है पूरी किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर आप दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम कंसीडर कर लेते तो भले ही वो वैरी करे, बट अगर हम सिस्टम के अंदर है फिर हम अगर मैकेनिकल एनर्जी को देखें कि हमारे सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ओके, एज E - V हम K लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या पता है हमें कि कभी नेगेटिव नहीं होती, K इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए E - V विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर वो 0 हो सकती है, राइट, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो जस्ट इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं E - V is always greater than or equal to 0। ओके, तो यही बात थी सिंपल मैकेनिकल एनर्जी के। तो जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को, एक सिस्टम का अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम जस्ट काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दी रही तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दी रही तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है ऑफ द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करवाने वाला हूं कोलिजन्स को पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ ग्रेट डे।